हल्ला नहीं करोगे? लिमिटेशन का मतलब होता है, जैसे यहां पर हम कह सकते हैं ड्रॉबैक, बाधा। कोई भी चीज जो हम करते हैं तो क्या उसके सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट ही होते हैं? अगर हम प्लान किए हैं, अपना फ्यूचर डिसाइड किए हैं, तो क्या हमेशा उसका पॉजिटिव इंपैक्ट ही आएगा? नहीं आएगा। हो सकता है उसके नेगेटिव इंपैक्ट हो, या हो सकता है कि हम जिस चीज को पे प्लान किए सिर्फ और सिर्फ मेरा कंसंट्रेशन उसी पे है और किसी पे नहीं है। जब किसी पे नहीं है और उसी पे फोकस है और वही छूट जाए तो दूसरा भी गया। जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, फुल फोकस्ड यूपीएससी पे, और किसी पे फोकस नहीं है, और 1% से उसकी बैड लक कारण छूट जाता है, लास्ट अटेम्प्ट मिस हो जाता है, गड़बड़ हो जाएगा। प्लानिंग जब हम करते हैं ना, तो प्लानिंग आप सोचते हो कि प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड एक्शन है, और प्लानिंग में एक गोल बनाया जाता है, उस गोल के लिए हम काम करते हैं और एक रोड मैप तैयार करते हैं। इसलिए देखोगे प्लानिंग में आप देखोगे कि इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, इट प्रोवाइड, तो कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड रोड मैप। ये हमारा रोड मैप होता है कि हमारा रोड मैप तैयार हो गया, अब ये हमारा डायरेक्शन है, हमारा गोल है, अब इसी पे फोकस करना है। जब हमने अपना गोल बना लिया, फोकस कर लिया, तो मेरी सोच अब ऐसे चलेगी एकदम सीधा कि हमने डायरेक्शन बनाई कि हाँ वही डायरेक्शन है, हमको यही चीज करना है। यानी प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करना, तो ये भी गोल है। सेल्स बढ़ाने, ये भी गोल है। मार्केट शेयर मेरा मान लो कि 10%, उसको 15% करना है। मार्केट शेयर समझते हैं क्या होता है? मार्केट शेयर, मार्केट शेयर मतलब होता है कि आपका ओवरऑल मार्केट में कितना परसेंट आपका प्रोडक्ट बिक रहा है। जैसे टूथपेस्ट में मान लो कि जैसे सबसे अधिक कौन सा पेस्ट बिकता होगा? कॉलगेट। तो कह सकते हैं कॉलगेट का मार्केट शेयर दूसरे कंपनी से ज्यादा है। पहले नोकिया फोन का हुआ करता था, एप्पल का मार्केट शेयर पहले से ज्यादा इंडिया में है, पहले कम था, ज्यादा है। अब किसी का बढ़ जाता है तो किसी का घट भी तो जाएगा। तो अगर मान लो कि एप्पल कंपनी की 5% मार्केट शेयर है, तो एप्पल कंपनी का प्लानिंग क्या होगा कि भैया अगले साल 6% करवाएंगे, 5 से 4 तो नहीं करवाएंगे। तो हमने जो रोड मैप तैयार कर लिया, तो उस रोड मैप पे काम कर रहे हैं, हम किसी और पे फोकस नहीं कर रहे। और हमने जब वो काम सोच लिया तो वही करना है मुझे, वही करना है मुझे। हमको चेंज नहीं हो रहा, हम फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं आएंगे, यानी हम रिजिड हो जाएंगे। तो प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, उसके कुछ लिमिटेशन भी होता है कि प्लानिंग डज नॉट गिव द गारंटी टू सक्सेस। प्लानिंग सक्सेस का गारंटी देता है? हम नियर अबाउट सक्सेस तक पहुंच जाते हैं, कभी कभी फेल हो जाते हैं। कहीं भी 100% रिजल्ट है किसी चीज का? सक्सेस रिजल्ट रेशियो कहीं भी, इंश्योरेंस सेक्टर में भी जो सेटलमेंट रेशियो होता है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, वो भी 100% नहीं होता है। एग्जाम में जो बच्चे पास एग्जाम देते हैं उसमें भी 100% पासिंग रेशियो नहीं रहता है। चाहे कहीं भी देखिए, बिजनेस में भी 100% सक्सेस रेशियो है कि बिजनेस शुरू करें तो 100% सक्सेस हो ही जाएंगे, नहीं। लेकिन प्लानिंग तो सब करके चलते होंगे। तो कह सकते हैं प्लानिंग तो किया, सफलता नहीं मिली। यानी प्लानिंग के एक लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स क्या हो गए? प्लानिंग डज नॉट गिव द गारंटी टू सक्सेस। दूसरा, प्लान जो हमने कर लिया, तो रोड मैप तैयार कर लिया, फोकस कर लिया, गोल कर लिया, उसी पे फोकस से हमको कहीं और फोकस नहीं होना है, तो हम हो गए रिजिड नेचर के। किस नेचर के? रिजिड। रिजिड मतलब जो हाँ फिक्स हो गए, कठोर सख्त हो गया, हमको फ्लेक्सिबल नहीं होना। जो प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग देखते होंगे आप, बजट बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं कि इसको क्या करना है, मेजरमेंट करते हैं, टाइम डायमेंशन करते हैं, क्या कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो जाता है, हो सकता है ना। और जब आप प्रॉपर प्लानिंग करें तो प्लानिंग में मेंटल एक्सरसाइज है,
अच्छा बताओ, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल में प्लानिंग जो सबसे ज्यादा प्लानिंग अगर किस लेवल में किया जाता है? टॉप लेवल। अब टॉप लेवल का सैलरी पेमेंट सबसे अधिक होता है, तो प्लानिंग में अगर वो लोग इन्वॉल्व है तो कॉस्ट भी तो लग रहा है ज्यादा। प्लानिंग जब हम कहीं एक चीज पे सोचे हुए हैं तो हम यहीं पर ध्यान दिए हुए हैं, कहीं और ध्यान दे रहे हैं नहीं। तो हमारे मेरे में फोकस एक ही पर है, तो क्रिएटिविटी की कमी आ रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ना 11-12 जो कॉमर्स आईकॉम बीकॉम देख रहे हैं ना, आईएससी आईए, वो सब में क्या कर दिया गया है कि अगर आपको किसी को अकाउंट्स पसंद है और किसी को अकाउंट के साथ साथ फिजिक्स पसंद है तो अकाउंट फिजिक्स भी साथ ले सकते हैं, अकाउंट्स बायो भी साथ ले सकते हैं। और साइंस वाले स्टूडेंट भी जो है, अब हम लोग उनको मैथ है और फिजिक्स पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है नहीं, केमिस्ट्री टॉप, ऐसा बहुत सारे बच्चे के साथ होता है। इसमें उन्होंने नहीं केमिस्ट्री जब हम चलो इकोनॉमिक्स ले लेते हैं। देखो ये जो सिस्टम है ना, ये बड़ा पहले का सिस्टम हमको लगता है खराब था। मान लो कि किसी को साइंस के एक मतलब कि सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, हो सकता है ना कि उसको बायो से पसंद हो, तो सोचता है कि हम छोटे के बायो ले लेते हैं और अकाउंट्स ले लेते हैं और इकोनॉमिक्स, ऐसा हो सकता है क्या? डॉक्टर तो नहीं बन जाएगा। हाँ ये बात आपने सही बोला। अब उसका प्रोफेशनल लाइन अलग हो जाएगा, डिपेंड करता है कि नहीं सीए तो कोई भी कर सकता है। देखो जब पॉलिसी, सुनो ध्यान से, एजुकेशन पॉलिसी जब चेंज होता है तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी क्या करती है, समय के अनुसार चेंज करते रहती है। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के पॉलिसी में क्या करना है। चलिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जब हम करते हैं तो किसी पार्टिकुलर थिंग और कमोडिटी पे प्रोडक्ट फोकस करते हैं तो ये हमारी क्रिएटिविटी को क्या करता है, कम करता है। पर ये लिमिटेड प्लानिंग में, प्लानिंग पहला क्या है, प्लानिंग लीड्स टू rigidity. Once plans are made to decide the future course of action, the manager may not be in a position to change them. Following pre-decided plan, when circumstances are changed, may not bring positive results for organization. Thus, kind of rigidity in plan may create a difficulty. Planning may not work in a dynamic environment. Flexible नहीं होता है। डायनेमिक मतलब क्या होता है, चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होना पड़ेगा। लेकिन जब आपने प्लान कर लिया तो आपने पहले से प्री डिटरमाइन कर लिया कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कौन से स्टाफ लगेंगे, कितना समय में होगा, कितना कॉस्ट होगा, कैसे करना है, टेक्निक क्या होगा। लेकिन इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो आप तो चेंज नहीं हो पाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि जैसे डायनेमिक इन्वायरमेंट होता है तो प्लानिंग वहाँ पर काम करना बंद कर देता है। Business environment is very dynamic and there are changes continuously taking place in economic, political and legal environment. Pastel कह सकते हैं। For example, if economic policy modified or competition in the market may offset the financial plans, sales target, etc., it becomes very difficult to forecast these future changes. आप देखते होंगे कि कभी-कभी बिहार में ना वो प्लास्टिक बैन कर देता है ना, वो प्लास्टिक बैन कर दिया। अब प्लास्टिक बेकिंग कंपनी रही होगी, उसके प्लान तो खत्म हो गए, कह सकते हैं ना। वो जब सब्जी लेने जाता तो पन्नी में देता है क्या, देता है सोचते, लेकिन जो वो दे देता है लेकिन शायद बैन है ना। अभी देखो स्ट्रिक्ट नहीं हुआ है प्रशासन। शुरुआत में जब बंद हुआ था तो उसमें स्ट्रिक्ट था, सबके घर दुकान में चेक होता था तो वहां पर नहीं देता, छुपा के रखता था। अब वो भी जानता कि दूर कोई पूछने नहीं आता है तो चलो दे दिया करते हैं। जैसे आप देखते होंगे मुजफ्फरपुर में जैसे ट्रैफिक नियम बना और ये जो लाइट वगैरह सब लगा है तो आप देखते होंगे सब लोग हेलमेट पहन के निकलता है। वो जानता है कि निकलेंगे अब मेरा स्कैन हो जाएगा वो गाड़ी नंबर और वो आ जाएगा। लेकिन पहले जब नहीं था तो नियम तो थे ना, नियम तो थे, लेकिन जब प्रशासन टाइट या सख्त नहीं होगा तो उसका लूप होल और उसका तो बेनिफिट सब उठाएगा ही, कह सकते हैं। लॉ तो बोलता है कि यहाँ बैन है। अब सर जो कंपनी बनाती होगी तो बिहार में बैन हो सकता है कि कोई, ये भारत में बैन है ना, बिहार में है, बिहार में बैन है तो हो सकता है बाहर जैसे शराब की बातें करते हैं, शराब बिहार में बंद है लेकिन शराब बनता तो है बिहार में नहीं ना बनता है, बाहर से बन के यहाँ सप्लाई हो जाता है ना, ब्लैक मार्केटिंग में। चलिए थर्ड है, it reduce most of the time plans are made by the top level.
ठीक है। रेस्ट ऑफ मेंबर, रेस्ट मतलब बचे हुए, कोई आराम मत समझ लेना। रेस्ट ऑफ मेंबर जस्ट इम्प्लीमेंट these plans, middle level managers and the employees of the organization start working rigidly मतलब भैया काम मिल गया हम वही करेंगे, हम चले उन्होंने। अब टॉप लेवल मिडिल बोला, मिडिल लोअर बोला, जो काम मिला लोअर वाला तो रिजिड टाइप का होता है कि भैया बॉस बोले तो वही काम करना है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाना है, क्रिएटिविटी नहीं, कुछ नया तरीका नहीं, कहीं कुछ हो गड़बड़ हो गया तब वो सुनाएगा बाबा। सिंपल सी बात है, आपके ऊपर तो प्रेशर आ जाता है ना कि जो काम मिला हम अब अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ गड़बड़ हो गया तो बस सुनना पड़ जाएगा। यही होता है कि इससे क्रिएटिविटी की कमी आती है। दस मच ऑफ द इनिशिएटिव क्या होता है? प्रिंसिपल मैनेजमेंट का पार्ट है इनिशिएटिव, जो हम इनिशिएट के लिए ऑप्शन देते हैं कि भैया आप लोग भी कुछ कर सकते हैं इनिशिएटिव। और क्रिएटिविटी इनहेरेंट तो दे आल्सो गेट लॉस और रिड्यूस। मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉइज ओनली कैरी आउट ऑर्डर, दस इन अ वेरी रिड्यूस। 3 पॉइंट हो गया। पहला क्या है? रिजिड होता है। दूसरा क्या है? डायनेमिक इन्वायरमेंट काम नहीं करता है। तीसरा क्या है? क्रिएटिविटी को कम करता है। प्लानिंग जो है कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, ह्यूज कॉस्ट। आपने बोला कि भैया कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि प्लानिंग में सर आप सब कुछ करते हो, बजट बनाते हो, समय लगता है, तो पैसे भी लगते हैं और समय भी लगते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट इन टाइम, टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स में इन्वॉल्व लॉट ऑफ टाइम। जहां समय लग रहा है पैसा भी तो लग रहा है ना। Detailed plan requires scientific calculation and have to ascertain the fact and figure. There is a lot of cost involved in the planning, like expensive of board room, board meeting होता है, Zoom meeting होता है, कभी ऐसा देखते होंगे ना, ये सब में खर्च होते हैं। Meeting, discussion with professional experts and preliminary investigation to find out the viability of plan. Sometimes cost incurred may not justify the benefit derived from the plan. Sometimes हमने प्लान किया, उससे कॉस्ट तो कर लिया, बहुत सारा मीटिंग कीटिंग करवाया, उसमें 10-50 का खर्चा हुआ, लेकिन प्लान से मेरा प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपए का। देखिए, जब हम कहीं कॉस्ट लगाते हैं या रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने पे पैसे लगते हैं ना, तो हमेशा ये देखिए जब हमारा आउटपुट आए तो हमारे इनपुट से ज्यादा का वैल्यू हो। नहीं समझे? इनपुट का जो वैल्यू हो हमेशा आउटपुट के वैल्यू से कम हो, यानी आउटपुट ज्यादा होगा तभी तो फायदे में है। अब सबको जैसे आपको लगता है कि हमारे घर के पीछे जो खेत है उसके 1000 फीट के नीचे तेल है, मान लीजिए कुछ निकला कि मेरे दादाजी कोई जैसे वो सुराही था सोने का वो डाले हुए हैं, ऐसा अनुमान लग रहा है, पता नहीं, और उसकी वैल्यू मान लीजिए आप एस्टिमेट करते हैं कि 5 लाख होगा, और उसके लिए बहुत बार जेसीबी मशीन सब लाते हैं, निकलवाते हैं, तो आप तो पहले एस्टिमेट करेंगे ना कि जेसीबी लाने का, मशीन लाने का, उसको नीचे खोलने का, निकालने का, उस पर कॉस्ट कितना पड़ेगा। आप समझो कि उसका कॉस्ट आपको 3 लाख पड़ रहा है, तो कर लीजिएगा। अगर 6 लाख कॉस्ट पड़ रहा है तो क्या करेंगे भाई? ना करेंगे। ओएनजीसी का नाम सुने? ओएनजीसी समस्तीपुर से गंगा नदी निकलती है, तो वैसा मतलब रिसर्च किया गया है कि वहां पर ऑयल रिजर्व है। अब तो ऑयल रिजर्व तो ऐसा नहीं है कि पानी में बस गए और निकाल लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है, वो कहाँ पे नीचे है, कहाँ है, रिसर्च करना पड़ेगा। अब ओएनजीसी को ये काम मिला है, लगभग ओएनजीसी वहां पर 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की है। कितने करोड़ का? अब ओएनजीसी जो कॉस्ट इनकर्ड करने वाली है, ध्यान सुनिएगा बड़ी बात, फाइनेंस के स्टूडेंट है, फायदा की बात सोचिएगा, क्या सोचिएगा? फायदा। ओएनजीसी अगर 500 करोड़ इनकर्ड की है तो वो तो कैलकुलेट कि कितना बैरल क्रूड ऑयल निकलेगा, बैरल में कैलकुलेट होता है। अब मान लो कि एक बैरल का $90 पड़ता है, तो एक बैरल का $90 अगर मार्केट में प्राइस पड़ता है तो निकालने में, एक बैरल निकालने में मेरा कितना कॉस्ट पड़ता है वो चेक करना पड़ेगा कैलकुलेट करके। उसमें कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्ट अकाउंटेंट सब आ जाते हैं। अब मान लो कि एक बैरल का $80 पड़ रहा है, निकालो ना, $10 फायदा में होगा ना। और मान लो कि एक बैरल का $95 पड़ गया कॉस्ट, मत निकालो, है कॉस्ट, मतलब वहां पर तेल है, लेकिन भाई निकालने का खर्चा इतना ज्यादा कि मार्केट में कोई खरीदेगा ही नहीं $100 में, $100 में, क्योंकि मार्केट में तो 90 में चल रहा है।
उसमें देखते हो बिहार में कि सहरसा में सोने का खदान कहीं नीचे पाया गया, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा तो नहीं कि कोई जब हम कोई भी चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, क्या करते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट करते तो हम अपना कॉस्ट चेक कर लेते हैं। कॉस्ट हमेशा चेक करो कि कॉस्ट कितना लगेगा, फायदा कितना होगा। अब कभी कभी आप समय बचाने के चक्कर में आप जैसे मान लो कि कोई यहाँ से घर जा रहा है, गर्मी का समय है, आप सोचो कि हम ऑटो से जाएंगे तो 20 रुपया लग जाएगा, पैदल चल देते हैं। अब पैदल चल गए, आपको लगे आधा घंटा, पूरा थक गए, ज्यादा इतनी प्यास लगी कि 20 रुपए का पानी पी गए, फिर 20 रुपए का जूस पी लिए, 40 रुपए तो वहां लगा दिए, घर गए 1 घंटा सोए, इतना था सोए कि अब शाम को सीधे उठे, तो आपका तो टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। अब 20 रुपया ऑटो का बचाने के चक्कर में अब 40 का जूस पानी पी गए क्या फायदा था, ऑटो पकड़ के चल जाते। तो यहाँ देखिए आप फाइनेंस और कॉमर्स में तो हम लोग चेक करिए कि हमको कॉस्ट बेनिफिट देखते रहना है। चलिए, तो प्लानिंग में क्या है, कॉस्ट लगता है, लेकिन हाँ हमेशा ये देखना है जब हमारा कॉस्ट लग रहा है तो चेक करो कॉस्ट प्रॉफिट, कॉस्ट के कारण प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ दो। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जैसा कि हमने बताया कि प्लानिंग हो रहा है, बोर्ड मीटिंग हो रहा है, आप डिसीजन ले रहे हैं, अब डिसीजन में ओपिनियन लिया जाता है ना, क्या लिया जाता है, अब ओपिनियन जो है बोर्ड मेंबर से आते हैं, तो बोर्ड मेंबर से जो ओपिनियन आएंगे वो डिफरेंट ऑफ ओपिनियन आएंगे, ये कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं, ये कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं। अब बताइए इसी पे कॉन्ट्रोडिक्शन चल के, चलो ऐसा करते हैं, एडजॉर्न करते हैं, क्या करते हैं, मीटिंग एडजॉर्न करते हैं। मीटिंग एडजॉर्न करना समझते हैं, सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में कोई कोर्ट होता है, कोर्ट जज बैठा रहता है, वकील सब बहस करता है, तो जब डिसीजन उस दिन नहीं होता है तो जज क्या बोलता है, चलो एडजॉर्न करते हैं। एडजॉर्न का मतलब होता है आज का काम यही एडजॉर्न हो गया, अब कल मीटिंग करेंगे, अगला तारीख। अब मीटिंग एडजॉर्न का मतलब डिसीजन नहीं हुआ, अब भाई अब कल फिर आइए, अब कल इनको कहीं और जाना था, बॉस बोला लेकिन नहीं आज मीटिंग में आना है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है और कॉस्ट भी लग रहा है क्योंकि डिफरेंट ऑफ ओपिनियन आ रही है। चलिए पढ़िए तो होगा ये पढ़िए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्रीमाइसेस मतलब क्या होता है, सर बिल्डिंग का ये करते हैं, बिल्डिंग का यही करते हैं, बिल्डिंग भवन, अच्छा बिल्डिंग का ये मतलब उसी की तरह, उसी के तरह ये प्रीमाइसेस है, जैसे आप बैठे हुए चलिए। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी टू सक्सेस, ये समझ गए? अरे खाओ के नहीं आया है क्या? पढ़ लो, पढ़ लिया। 6 पॉइंट समझ गए? क्या क्या 6 पॉइंट है? पहला है कि रिजिड होता है, डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता है, कॉस्ट लगता है, टाइम लगता है, सक्सेस या गारंटी नहीं देता है और क्रिएटिविटी कम करता है। 7 फीचर्स, ओ गोल बउआ, 7 फीचर्स, 6 इम्पोर्टेंस, कितने इम्पोर्टेंस और 6 लिमिटेशन। अब लिमिटेशन को अगर हम एलोबोरेट करें, चलो इसको एलोबोरेट करने का यहाँ पर नहीं दिया है, बट एक होता है एक्सटर्नल लिमिटेशन, एक होता है इंटरनल। तो एक्सटर्नल हुआ जो बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, जनरल फोर्स, याद है, लॉ चेंज हो जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए, कोई क्लैमिटीज आ जाए, और क्या हो, टेक्नोलॉजी, वेरी गुड, टेक्नोलॉजी चेंज आ जाए, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, ग्लोबल पैंडेमिक आ जाए, ट्रेंड चेंज हो जाए, तो पेस्टल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये हमारे एक्सटर्नल लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब वही ना, आगे सीमा, ड्रॉबैक, प्रॉब्लम, जो
हमारे काम में बाधा डालते हैं। तो बाधा डालने वाले दो फैक्टर हैं। कितने फैक्टर? एक तो हमारे इंटरनल जो स्टाफ से बैठे वो बाधा डाल सकते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, 10% सैलरी बढ़ा दो, ये हो सकता है। तो ये हुआ इंटरनल। क्या हुआ बेटा? जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, याद है? ये बोल रहा है 10% बढ़ाने के लिए, हम बोलते हैं कि तो ज्यादा काम ही नहीं करता है, तो हार्मोनी होना पड़ेगा ना। चलो समझ। एंड एक्सटर्नल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। यहां तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। सात फीचर्स, 6 इंपॉर्टेंस, 6 लिमिटेशंस। याद है? लिमिटेशन नहीं याद, जल्दी याद करिए। लिमिटेशन तो अभी जस्ट पढ़ा है ना, बुक है सबके पास? चलो हम इम्पोर्टेंस, ये देखो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग देख लो। मैं रैंडमली पूछूंगा अभी। सर लिमिटेशन छोड़ के पूछो। नहीं मैंने देखा है ऐसा नहीं पूछो। हाँ सर मुझे हो गया, पढ़ लिए। चलिए पूजा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हो गया टाइम। तुमको कल ही बोला क्या था याद? बताओ 7 फीचर, जल्दी जल्दी। हाँ 7 बार फीचर नहीं बोलना है, फीचर मेंटल एक्सरसाइज, परवेसिव, फ्यूचरिस्टिक, कंटिन्यूअस, डिसीजन मेकिंग और कंट्रीब्यूट्स टू गोल। गुड, बैठ जाओ। चलो सही याद करा जाओ। 6 इंपॉर्टेंस बताओ। इम्पोर्टेंस सर, पहला था डायरेक्शन, उसके बाद दूसरा है इट प्रोवाइड डायरेक्शन। हाँ, उसके बाद रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग एंड मिसफुल activities and they promote the innovative ideas and dynamic function, continuous process। सही बोला है? एक गलती किया है, कौन सी? आगे तब फार आगे मैंने गलती नहीं किया था। हाँ। चलो सॉरी, ए प्रीति रानी, तो बताओ लिमिटेशन 6। खड़ी रहो, तुम कराओ। हाँ 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 बोलो लिमिटेशन, जल्दी पढ़ो, खड़े होके हुए। प्लानिंग लीड्स रिजिडिटी,
लीड्स, हाँ ठीक है। Planning may not be dynamic environment. फिर से बोलो। Dynamic environment. प्लानिंग में Not हाँ dynamic. may not work in dynamic environment, Not हाँ dynamic environment. और इसके बाद है reduce creativity और involves cost. इसके बाद है time. involve huge cost। चलो आगे। Time consuming. सोएबा बताओ फीचर्स 7। Continuous process, decision making, mental exercise, contribute to objective, primary function, बैठ जाओ। खुशी लिमिटेशन time consuming. The planning does not guarantee success. It leads to delay. Lack of ability. हाँ कह सकते हैं बोलिए और आगे। The child may not work in dynamic. वेरी गुड बैठ जाओ। चलो प्रिय रंजन खड़े हो जाओ, बताओ प्लानिंग फिजिकल एक्सरसाइज है कि मेंटल एक्सरसाइज है? वेरी गुड बैठ जाओ, बहुत अच्छा जवाब। चलो भावना बताओ तो इम्पोर्टेंस। Importance. Provide direction. Involve innovative ideas. Promotes. डिस्टर्ब हम लोग ये रह सकते हैं। हो गया साहब? 6 हो गया, भैया हुआ है। Overlap इसे and पढ़- wasteful. Reduce overlap and wasteful ideas. अब तुमसे ना कैमरा के सामने बुलवाएंगे और वो वीडियो को एडिट करके घर पे भेज देंगे। सबका अब यही कहानी होगा, जो गलती करेगा कैमरा के सामने बोलेंगे बोलो, नहीं बोलेगा उसका वीडियो एडिट होगा, घर पे मेल कर दिया जाएगा। बैठिए सबूत के साथ कि आपके बच्चे इतने होनहार हैं। देखिए कैमरा के सामने बोल रहे हैं। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, समय बीतता जा रहा है। आप मई महीने में आ गए हैं, लेबर्स डे आज हमसे खटवा रहे हैं। थोड़ा भी सर पे दया भाव नहीं है। कुछ कल पूछा भी नहीं कि सर कल कोचिंग खुला रहेगा कि बंद रहेगा? सर कल लेबर डे, आराम करिए सर। चिल्ड्रंस डे पे पूछेंगे। बताइए आज आप हमसे काम करवा रहे हैं, खटवा रहे खड़ा होके। 1 रुपया भी इनकम नहीं हुआ, वेजेस मजदूरी नहीं मिला है अभी तक। बोनी तो अच्छा हुआ ना। बोनी से याद आया, एक बच्चा पैसा लगवाता नहीं आया लेकर, भूलिए उसे मांगना, करवा गया। चलो कहाँ बोनी हुआ था? स्टॉक मार्केट में हो गया होगा। आज बंद है यार। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अब आप प्रोसेस पे देखो, जो भी टॉपिक पढ़े ना उसे कंटेंट पॉइंट याद रखोगे, कंटेंट बनेगा तो एग्जाम में लिखोगे, याद नहीं तो क्या लिखोगे? समझ में आ रही है मेरी बात? सर अगर सर 6 इम्पोर्टेंस है एग्जाम में, सर अगर 4 ही है तो 4 लिख दीजिए, नहीं तो छूट जाएगा। हाँ लिख सकते हो, क्या करोगे? जरूरी तो नहीं कि 6 ही लिखना है। देखो कितना बोलता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन? मरता क्या ना करता। नहीं मतलब अगर 4 जब हमारे पास कोई उपाय ही नहीं तो हम क्या करेंगे? अगर आपको 4 ही आ रहा है, अच्छा 4 नंबर का है, 4 नंबर आपको 6 याद है, नहीं 4 ही है। तो वही तो बात है, मरता क्या ना करता। अगर आपको 6 याद है 6 लिखिए, 4 याद है 4 लिखिए, 5 याद है 5 लिखिए। सर मार्क्स ही
नहीं आते तो स्किप कर देते। नहीं याद है तो चल जाओ तुम ना पंजाब, वहां जाके खेती करो। जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है चल जाओ पंजाब हरियाणा, खेती करो, किसान बनो, पैसा कमाओ। बिहार में मकई का रोटी और बथुआ का साग खाएगा घर पे, वहां बटर रोटी खाएगा। पंजाब का किसान क्या है, मतलब क्या बोलते हैं उनको, आलू का पराठा खाएगा। उनकी जो लाइफस्टाइल है वो काफी हाई है ना, और बिहार किसान की हाई नहीं है। वो अगर 10-15 दिन काम भी नहीं करे तो लंगर लगा दे। बिहार के किसान 5 दिन काम ना करे तो रोड पर आ जाए। वही लंगर में खाने जाए। हाँ। मेरी बात समझ में आ रही ना, यहाँ पर लैंडलेस फार्मर है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कि तुम नहीं पढ़ा, कोई भी अगर नहीं पढ़ा लिखा तो लेबर रोजगार करने से अच्छा है पंजाब में चल जाओ, वहाँ किसी किसान के यहाँ चल जाओ, हम खेती में काम करें, अपना दिमाग लगाओ, बनाओ, बनो किसान। चलो छोड़ो, सब पढ़ोगे लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलो कूदोगे, बनोगे खिलाड़ी। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस क्या होता है, स्टेप्स, पहले ये फिर ये फिर ये। तो प्लानिंग जो अरे यहाँ ने खेती में बंद क्या था, बहुत अच्छा लगा। सारा ठंडा हवा बाहर निकल रहा है। तुम लोगों को पता है एसी चल रहा है, अगर मान लो मेरे से गलती से खुला हुआ है तो आप लोग का ड्यूटी है बंद करें, कोई भी इनफ्लुएंस गेट बंद कर देना। सब लोग ऐसे मेरी बात को मानिएगा ना तो एक दिन गन्ना का जूस पिलाएंगे आप लोगों को, सबको पिलाएंगे। हाँ सुनिए, अब प्लीज थोड़ा सा शांति रखेंगे, 15 मिनट चलाएंगे फिर आगे निकलेंगे। प्रोसेस इन द सेंस के स्टेप्स होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। हर चीज के एक प्रोसेस होते हैं। आप अपने लाइफ में भी कोई चीज करते होंगे तो प्रोसेस फॉलो करते होंगे। अगर हम एक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो एंड रिजल्ट पे आते हैं, और एंड रिजल्ट मेरा वही आता है जो हम सोचे रहते हैं। और हम एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं तो हम एंड रिजल्ट पे नहीं आते हैं, और जो रिजल्ट मुझे चाहिए वो नहीं मिल पाता है। That's why process is very important and crucial for the development. अब for achieving the goal, मैनेजमेंट में कितने फंक्शन होते हैं, 5। कितने फंक्शन है, 5। गेट बंद कर दिए हो। मैनेजमेंट में कितने फंक्शन है, 5 फंक्शन इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड है मतलब अगर एक फंक्शन काम ना करेगा तो चारों फंक्शन अकेले काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यानी 5 फंक्शन का होना क्या है, जरूरी है। एक काम करना बंद कर दिया तो सब काम करना बंद कर देगा। यानी जैसे शरीर में ऑर्गन्स होते हैं उसी प्रकार मैनेजमेंट में ये 5 फंक्शन होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग हमारा प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग टॉप लेवल के द्वारा किया जाता है। तो जब ये करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग करने में हमको प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं कि सबसे पहले प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कि भैया अपना एक पहले गोल बनाओ ना, करना क्या है, क्या करना है, गोल बनाओगे। मान लो कि हमको एक ब्रांच खोल लेना है, वो भी तो गोल हो गया। तो setting up the objective is the first process of planning. Objective मतलब पर्पस। क्या हुआ, पर्पस। अब जिसके लाइफ में पर्पस है वो पर्पसफुल है, और जिसके लाइफ में पर्पस नहीं है वो फूल है। उसका पर्पस मिट गया। अब टाइमिंग है 9 बजे, बच्चे अभी 10 बजे आ रहे हैं। ये पर्पस फुल है कि फूल है,
देगा। वो भी सूखा हुआ। समझ गए? ऐसा शॉर्ट्स बनाइए। अब आप बना दीजिएगा। चलिए, कहने का मतलब ये है कि हम जब प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग मैनेजमेंट में करते हैं, हमारा गोल रहता है तो गोल के लिए करते हैं, तो गोल के लिए कर रहे हैं तो कहने कि हमारा एक पर्पस, वह पर्पस ही ऑब्जेक्टिव कहलाता है। तो सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर लेंगे। जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। एक होता है वेरी शॉर्ट टर्म। वेरी शॉर्ट टर्म मतलब कि यार कुछ समय में ये ऑब्जेक्टिव को पा लेना है। अब कुछ होता है कि साल भर, 1.5 साल, 2 साल के लिए। अब कुछ होता है 10 साल, 20 साल के लिए। अब मान लो कि कोई जैसे टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, अब इनको पूरा जैसे इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट लीडर बनना है, तो इनका तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग चलेगा यहाँ पे। शॉर्ट टर्म में तो इंटरनेशनल लेवल के लीडर नहीं ना बन सकते हैं आप। और लेकिन मान लो कि 2 ब्रांच खोलने हैं, ये करने हैं, ये चीज करने हैं, तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आ जाएगा। तो हमें जब ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं तो पहले ये देखना है कि इसका टाइम डायमेंशन क्या होगा। प्लानिंग में मेंटल एक्सरसाइज हो रहा है, तो आप हर चीज को देख रहे हो, टाइम भी देख रहे हो, कॉस्ट कितना लगेगा, कौन से स्टाफ काम करेंगे, कैसे फंक्शंस होगा, वगैरह वगैरह। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव है कि जितना कॉस्ट हम लगा रहे हैं, यानी जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रिटर्न मुझे कितना मिलेगा। हम बहुत बार ये बताया है कि फाइनेंसिंग जब डिसीजन लेते हैं, आज एक स्टूडेंट के पेरेंट्स भी आए, तो स्टूडेंट के पेरेंट्स आए तो हमने बातों में बोल रहे कि सर आप क्या करते हैं, तो सर हम तो लाइफ इंश्योरेंस हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन में मैनेजर, मतलब वहाँ पर हमारा जॉब है। अब आपके सर तो उसमें तो ऑक्शन वगैरह भी होता होगा, तो सर सबसे कम इंटरेस्ट पे हम लोग लोन देते हैं, लेकिन फिर भी लोन एनपीए हो जाता है। क्या हो जाता है? एनपीए। एनपीए का फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब लोन को हम कंज्यूम कर ले तो हम वही बोले कि सर एनपीए वही जनरली हो जाता होगा सर जो लोन को कंज्यूम कर गया। डू यू नो अबाउट द कंजम्पशन? एंड लोन आपने लिया लेकिन बिजनेस में नहीं लगाया, आप उसका घर बना लिए, कार खरीद लिए, कंज्यूम कर गए, खत्म। ए भाई, तो उसका इंटरेस्ट ना कहां से देगा? लोन को सर, तो हमने बोला कि लोन को सर देखिए, कंजम्पशन इज बैड हैबिट। लोन लीजिए और उस लोन को अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करिए। क्या करिए? इन्वेस्ट करिए। अब मान लो कि हमने 10% साल का लोन लिया, मतलब हमने 1 करोड़ लिया, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट देंगे? 10 लाख। 1 करोड़ का 10%? 10 लाख। अब मेरे पास 1 करोड़ आ गए पैसे। कितने आ गए? 1 करोड़। और 1 करोड़ को हमको लगाना है बिजनेस में। कहाँ लगाना है? बिजनेस में। हमको BMW कार पर नहीं चढ़ना है, नहीं चलेगा। हम मेट्रो से जाएंगे, हम ट्रेन से जाएंगे, लेकिन हमको BMW कार नहीं खरीदना है लोन के पैसा से। प्रॉफिट कमाएंगे उससे लोन कार खरीदेंगे। बोलो हाँ या ना? तुम लोग अपने जीवन में लोन लेकर कार मत खरीदना। पप्पा खरीदेंगे। पप्पा कहाँ से कार खरीदे? बेटा लोन लिया है पप्पा, अपना पैसा है कि नहीं है? बेटा कम है, अभी कार मत लीजिए। हम आपको बोले कार लेने के लिए मत लीजिए। कार को कहाँ चलाइएगा? बाबा हम लोग चलेंगे ना, ना, कार भाड़ा पे लगाइएगा तब लोन लेके खरीद लीजिए। कार भाड़ा पे चलाइए तो लोन लेके ले लीजिए ना, EMI वो भाड़ा से निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी पर्सनल, ये देखो ये प्रैक्टिकल, हम आप लोगों को लाइफ लेसन समझा रहा हूं। बहुत लोगों के साथ ये होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं, सैलरी का पैसा आता है, EMI में सब निकल जाता है। हाउस रेंट का या घर का EMI कति का कितना सुनते हुए कारें उठा लिया फाइनेंस कंपनी या बाइक उठा लिया। तो ये सब बैड हैबिट है लोन का। हमने 1 करोड़ का लोन लिया, 10 लाख हमको बैंक को देना है, 1 साल के बाद देना है, शुरू में ही नहीं देना है। बोलो हाँ या ना? उस 1 करोड़ को हमने लगाया बिजनेस में, हमसे वहां पर एक्सपेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? 20% कमाएंगे। साल में 20% आराम से कमा लिया जाएगा। शेयर मार्केट में आप 30-40% कमा सकते हैं चैन से। अब मान लो कि हमने 20 लाख रुपया कमाया। कितना कमाया? 20 लाख। बैंक को कितना दिए? 10 लाख। मेरे पास कितना रह गया? 10 लाख। ये प्रॉफिट। दूसरा के पैसा लेके 10 लाख प्रॉफिट बना दिए। मेरे पास टोटल कितने हो गए? 1 करोड़ 10 लाख। फिर 20% अगला साल कमाएंगे। कितना होगा? 22 लाख कमाएंगे ना। 1 करोड़ 10 लाख पे 20% 22 लाख होता है। बैंक को कितना देंगे? 10 लाख। ले 10 लाख। कितना बच गया अगले साल? 12 लाख रुपया। चलिए आज तो आईटेल ले ही लेना है 12 लाख में से, है ना? मेरी बात समझिए, हम जब ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं
हमको पहले फंड चाहिए, फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं, फंड चाहिए तो हम काम करेंगे। फंड कैसे आना है, क्या हम शेयर इशू कर दें, बैंक से लोन ले, बैंक से लोन लेते समय ये देखना है कि बैंक से लोन ले रहे हैं तो वहां इंटरेस्ट कितना चुकाएंगे और मुझे कितना प्रॉफिट होगा। हमेशा ये दिमाग में रख के लोन लो। लोन लेने से पहले तुम सोचो कि लोन वाला जो इंटरेस्ट मुझसे कितना साल का लेगा और उस लोन पे हम कितना परसेंट कमाएंगे। अगर लग रहा है कि यहाँ 12% लेगा हम 10% कमाएंगे तो लोन मत लो। अब मान लो कि लोन लिया बैंक में एफडी कर दिया तो बेवकूफी है, महाबेवकूफी है। लोन लिए 12% बैंक में एफडी किए 7% पे, बेवकूफी है ना। लोन लो 12% पे तो 12% से ज्यादा का कमाओ। ये है एक लाइफ फाइनेंस लेसन, फाइनेंशियल लिटरेसी यू हैव टू अप्लाई और फैमिली में डिस्कशन करिएगा, ठीक है। चलिए तो पहला सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव से इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ देखिए आप दोनों एक अप्रैल बना दिया तुमको। प्लानिंग क्या देखिए, इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बेगिंस मतलब शुरू करना विद सेटिंग अप, यानी काम शुरू होता है अपना टारगेट बना के। ऑब्जेक्टिव्स और गोल स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव इट एंड रिजल्ट, एंड जो वही जो लास्ट का गोल जो हमारा है वही एंड रिजल्ट कहलाएगा। Of the activities, for example, an organization may have objective of increase in sales by 10% or increase in return on investment. लिख लो, return on 20%। मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें मेरा रिटर्न कितना परसेंट होना चाहिए? 20%। ये एग्जाम्पल है, 18, 25, 30% भी होता है। कहीं कहीं जैसे सब्जी वाला बिजनेस सब होता है उसमें 150-200% प्रॉफिट होता है, 100% प्रॉफिट होता है। अब सब्जी वाला खाना खरीद के लाता है तो डबल रेट में बेचता है कि नहीं बेचता है, उससे ज्यादा ही बेचता, डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर 100% 50% प्रॉफिट रहता है। पेरिसेबल आइटम में प्रॉफिट ज्यादा रहता है, जो जैसे ड्यूरेबल प्रोडक्ट में प्रॉफिट का रेशियो कम रहता है। तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट आज नहीं बिका, 10 दिन बाद नहीं बिका तो बिक तो जाएगा। सब्जी अगर आज नहीं बिका, 3 दिन नहीं बिका तो खराब हो जाएगा। फल में भी डबल प्रॉफिट रहता है। ऑब्जेक्टिव्स में बी सेट अप फॉर एंटायर मतलब पूरा एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर द डिपार्टमेंट, और कोई डिपार्टमेंट के लिए बन सकता है ना। जैसे रिलायंस में मान लो कि हो सकता है कि ब्रांच बिहार रीजन का अलग ऑब्जेक्टिव बनाया गया हो सकता है, तो ये भी बन सकता है। ऑब्जेक्टिव सर्व मतलब क्या होता है? मतलब कि कुछ प्रोवाइड करना, सेवा देना। सर्व एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर जनरली सेट अप बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, वेयर as departmental objectives are set up by middle level management. How all the department need to contribute to organizational objective is the plan that needs to be drawn out. कोई दिक्कत है?